नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, थंबनेल में भी आपने देखा होगा, जनवरी से अगस्त 2024 की करंट अफेयर, यानी कि जनवरी से अगस्त माह तक की जितने भी करंट अफेयर हैं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, यानी कि वीडियो लॉन्ग बन जाता है तो मैं 25 डेली आपको 25-25 क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो मेरी सुबह आया करेगी, ठीक है। सुबह 6 से 7 बजे के बीच ये वीडियो मेरी आया करेगी और डेली मैं आपको 25-25 क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वाले पार्ट में आज से शुरुआत है, श्री गणेश आए है, इसमें आपको मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के कहेंगे कि वास्तव में ये क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्या करेंगे, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करेंगे, PDF वहाँ पे आपको तुरंत डेली मिल जाएगी। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको पार्ट बाई पार्ट 8 से 10 पार्ट में पूरी करंट अफेयर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय उपलब्धि किसने हासिल किया। यानी कि इंग्लिश चैनल है उसको पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अब आपको बताना इंग्लिश चैनल क्या है, तो आप लोग कमेंट में एक बार गूगल करिए इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच है इंग्लिश चैनल। तो उसको जो पार करने वाले जो सबसे भारतीय कौन बन गए हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल बन गए हैं। देखिए, बेंगलुरु के सिद्धार्थ अग्रवाल ने 49 साल की उम्र में 42 किलोमीटर तैराकी 15 घंटे और 6 मिनट में पूरी की। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा शून्यकाल शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि किस राज्य की विधानसभा ने शून्यकाल शुरू करने की घोषणा किया है, तो किया हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश ने किया है। जो अतिरिक्त समय दिया जाता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। देखिए, पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपनी विधायी कार्यवाही में शून्यकाल की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद शून्यकाल दोपहर 12:30 बजे से यानी कि 12:30 से शुरू होगा और आधे घंटे तक चलेगा। शून्यकाल उसे कहते हैं, जैसे देखिए कि मान लीजिए हमारी क्या हो गई, विधानसभा समाप्त हो गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या आधा घंटा का समय दिया जाता है कि और किसी को अगर कुछ वो हो पूछना हो तो आधा घंटा का जो समय दिया था उसी आधे घंटे के समय को क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। अब बात देखिए हिमाचल प्रदेश की आई है, तो हम हिमाचल प्रदेश को पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी की बात करें, शिमला इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू इसके मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला इसके राज्यपाल हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अगला क्वेश्चन, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉट पुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता, सिल्वर जीता। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। शॉट पुट यानी जो गोला फेंक रहता है, ऐसा गोला रहता है, इसको क्या करता है, पंजे से फंसा के फेंकना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता। आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। सुमित अंतल पैरा ओलंपिक ओलंपिक और दोनों वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। 2-3 दिन के अंतराल में मैंने दोनों वीडियो अपलोड किए हैं, तो आपको तुरंत आसानी से जो है वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, पैरा ओलंपिक में अंतर होता है। जो पैरा ओलंपिक होता है दिव्यांगों के लिए होता है, तो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और जो ओलंपिक होता है ये दिव्यांगों के लिए नहीं होता, ये नॉर्मल जिन खिलाड़ी जो उनके लिए होता है। अगला, भारत के सुमित अंतिल ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भाला फेंक F64 स्पर्धा में 70.59 मीटर पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतल भारत के हरियाणा राज्य से। किस राज्य से? हरियाणा राज्य से। अगला, किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की बात है तो हम पश्चिम बंगाल के बारे में पूरा पढ़ेंगे।
पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 की स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है? कोलकाता इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, आपको पता होगा, खेला हो भी ममता बनर्जी। और राज्यपाल कौन है? तो CB आनंद बोस, ये कौन है? राज्यपाल हैं। तो क्या है ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। ये जो कानून किस लिए लाया गया? जो डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, इसके लिए ये कानून लाया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, अगला, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञापन सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन किया गया। तो कहाँ इसका सह आयोजन किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए FICCI यानी फिक्की यंग लीडर्स यूथ आइकन पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ए और बी। किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा और आयुष्मान खुराना को सम्मानित किया गया। अगला है, योगेश कुथनिया ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो योगेश जो कुथनिया है, इन्होंने डिस्कस थ्रो, यानी कि अब इससे पूछा जा सकता है कि योगेश कुथनिया का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है डिस्कस थ्रो से। किससे है? डिस्कस थ्रो से। ठीक है, डिस्कस थ्रो ऐसे गोला रहता है एक चक्का, इस चक्का को क्या फेंकना पड़ता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रजत पदक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसे IOC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो V सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया? तो किसने रच दिया? तो अवनी लेखरा ने रच दिया। किसने रच दिया? अवनी लेखरा ने। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवनी लेखरा ने 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, वहाँ भी टोक्यो पैरा ओलंपिक हुए थे, वहाँ भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा का संबंध निशानेबाज है। ठीक है, शूटर है, निशानेबाजी से संबंधित है। देखिए, अवनी लेखरा ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं दूसरी बात करें, इसके साथ हुए गेम्स के इतिहास में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। 2020 में उन्होंने टोक्यो में जीता था स्वर्ण, और फिर इसके बाद कहाँ जीता? 2024 में जीता अवनी। ठीक है, जो अवनी लेखरा हैं वो भाला फेंक, जो देवेंद्र झंझरिया थे जो भाला फेंकने के बाद 2 स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो पहले भारतीय कौन है जो पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीते थे? वो थे देवेंद्र झंझरिया, देखो, जो कि अब क्या खेलते नहीं हैं। वो भाला फेंक में उन्होंने 2 पदक जीते थे लगातार 2। और जो अवनी लेखरा है दूसरी भारतीय बन गई। अगर महिला तो पहली महिला बन गई हैं। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको? तो ऑप्शन नंबर बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। बी इसका सही उत्तर होगा। अब अपॉइंटमेंट जो ये नियुक्ति है, इसकी वीडियो में करवा चुका हूँ। लगभग मैं 40 से 50 क्वेश्चन उसमें करवा चुका हूँ। जितने भी अभी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं 2024 के अंदर, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगला है, बी श्रीनिवासन को NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्यकाल इनका कब से कब तक रहेगा? तो 31 अगस्त 2027 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG की बात करें, देखिए स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय का नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहां पर GST भवन का उद्घाटन किया है? तो GST भवन का उद्घाटन कहां पर किया? उदयपुर में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। उदयपुर राजस्थान में किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि हिंदी में बात करें वस्तु एवं सेवा कर। 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 से भारत में लागू किया गया था। और भारत इसको लागू करने वाला 161वां यानी कि 161 देश बन गया था। वस्तु और सेवा कर GST लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला देश फ्रांस था। और भारत में किस राज्य में पहली बार लागू की गई थी? तो असम में की गई थी। तो ये है हमारा GST से संबंधित। और बताइए GST किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 101 संविधान संशोधन। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु
18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी है, तो किसमें? हिमाचल प्रदेश ने कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश का अगर हम पढ़ना चाहिए, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, अब देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो धर्मशाला, शिमला है, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सतीश कुमार को नियुक्त किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। और रेलवे बोर्ड का अगर बात है तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1905 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो ये बन गया महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजधानी क्या है? मुंबई है, नागपुर, और मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे हैं, और राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। उड़ीसा ने सुभद्रा योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा किया है? तो ये लद्दाख है। लद्दाख है जिसमें 5 जिले बनेंगे। अभी तक लद्दाख में केवल 2 जिले थे। ठीक है, अब लेकिन इसमें 5 जिले बनने वाले हैं। देखिए गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है, जिसमें 5 जिले कौन कौन से होंगे? जौस्कर, ट्रांस, साम, नुब्रा, चांगथांग, ये होंगे 5 जिले। इसके पहले लद्दाख में केवल कितने जिले थे? 2 जिले इसके पहले लद्दाख में थे। कौन से 2 जिले थे? लेह और कारगिल। अभी 5 जिले हो जाएंगे तो टोटल लद्दाख में 7 जिले हो जाएंगे। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में नैसकॉम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु गंगाधरन। ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। नैसकॉम का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अध्यक्ष कौन है? सिंधु गंगाधरन। ये आपको मैंने बता दिया। ठीक, अगला, अगस्त 2024 में आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव रैना को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगस्त 2024 में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला आदिवासी है दक्षिण भारत का, था कानू, कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में खोला। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कर्नाटक में खोला गया। ठीक है, चामराजनगर कर्नाटक। भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम उत्तर प्रदेश। अगर भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय दक्षिण भारत का तो कानू कर्नाटक हो गया। अगर भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम पूछे तो ये आपको कहाँ बताना है? ये आपको मध्य प्रदेश बताना है। कहाँ बताना है? मध्य प्रदेश बताना है। अब कर्नाटक की बात, तो इसकी राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अगला, हाल ही में किसको आईसीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जयसाय को चुना गया। जयसाय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। नवंबर 2024 में बीसीसीआई के सचिव जयसाय आईसीसीआई के रूप में ग्रेग बर्गले का स्थान ग्रहण करेंगे। यानी कि जो भी जयसाय हैं वो बीसीसीआई के समय सचिव हैं। अब वो नवंबर 2024 में आईसीसीआई के क्या बन जाएंगे? सचिव बनने वाले हैं, अध्यक्ष बनने वाले हैं। आईसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद जयसाय इस पद पर बैठने वाले, यानी कि आईसीसी के पद पर बैठने वाले तीसरे भारतीय होने वाले हैं। इसके पहले 2 भारतीय बन चुके हैं। अगला है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना कब हुई? 1919 में। मुख्यालय का दुबई में है। अगला, हाल ही में केपी शर्मा ने अपने कौन से
कार्यालय की मतलब कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। तो केपी शर्मा जो चौथी बार, कितनी बार, चौथी बार इस बार क्या बने हैं, प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, नेपाल के हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा फोर्थ टाइम, ऑप्शन नंबर बी। अगला, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिशेल टेलाग्रैंड। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार बंसल बनाए गए, ए इसका सही उत्तर होगा। और देखिए पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, मुख्यालय का नोएडा में, संस्थापक सीईओ विजय शेखर शर्मा। अगला है, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया, किसने शुरू किया, तो ये किया यूएई ने, ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, ये 3D प्रिंटर का जो है उद्घाटन किया था, शुरू किया था। तो विश्व के पहले 3D प्रिंटर एब्रा का परीक्षण शुरू किया। आबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय डॉक्टर। अब देखिए, अब जो यूएई नाम आया तो यूएई की बहुत चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि भारत का संबंध यूएई से काफ़ी अच्छा है, तो ये यूएई में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हुई, यहाँ पे एक भी देख लीजिए। तो सबसे पहले मतलब बताया मैंने 3D प्रिंटर का हुआ। इसके बाद आबू धाबी की एक सड़क बनाई जिसका नाम क्या रखा गया, भारतीय डॉक्टर के नाम पर रखा गया, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि भारतीय के नाम पर रखा गया। तो ये होगा तीसरा पॉइंट है हमारा। 1824 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन भी दुबई में किया गया। पांचवा है हमारा, चौथा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा लॉन्च किया गया। पांचवा है गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन वहीं हुआ। यूएई का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बन गया। अभी तक जापान का रहता था और इस बार किसका बन गया है, यूएई का बन गया है। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का भी आयोजन भी 2024 में यूएई में किया गया है। तो ये है यूएई से संबंधित करंट अफेयर, बड़ी बड़ी करंट अफेयर ये है। तो आज का हमारा जो टॉपिक पार्ट फर्स्ट था, कौन सा पार्ट फर्स्ट था, वो समाप्त हो गया है। अब हम पार्ट सेकंड आपको कल पढ़ाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आज ही मैंने बताया आपको, इसी तरह के टॉप क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।